नमस्कार। मैं धर्मेंद्र सिंह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो महासागरीय जल की गतियों पर है, यानी मूवमेंट ऑफ द ओशनिक वाटर। टॉपिक्स आपके सामने यहां नजर आ रहे हैं, मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं सारे के सारे टॉपिक जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को मैंने तकनीकी रूप से काफी सुदृढ़ बनाया है, इसलिए इसकी लेंथ जो है, लंबाई है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर होंगे। तो बहुत सारी तकनीक को मैं इस्तेमाल करने का मतलब जो बता रहा हूं वो ये है कि मैं आपको बहुत सारे फोटोज दिखाने वाला हूं, उसका हेल्प लेंगे और डायग्राम्स में बनाकर वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए समय ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए समय गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बात करेंगे वेव्स के बारे में, कि महासागरीय लहरें क्या होती हैं। महासागरीय लहरों से मतलब होता है जब पानी के अंदर वाटर अप एंड डाउन मूवमेंट करे, यानी ऊपर नीचे पानी चलता हुआ दिखाई दे और उसमें मूवमेंट भी दिखाई दे। सच में वहां पर पानी में गति नहीं होती है, बल्कि वो एक एनर्जी ट्रांसफर होता है, यानी जो ऊर्जा होती है वो एक से दूसरी जगह जा रही होती है। सच में जल में गति नहीं होती। अब यहां वेव से रिलेटेड, यानी जो एक लहर होती है उससे संबंधित दो तीन बातें हैं। वेव का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको हम शीर्ष या फिर क्रेस्ट बोलते हैं। सबसे नीचे वाला भाग जहां पानी हमें नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ या गर्थ। जितने एरिया में, जितने भाग में वो वेव चल रही होती हैं, हो सकता है वो 1 किलोमीटर का एरिया हो, आधा किलोमीटर या 100 मीटर का एरिया हो जिसमें लहर चल रही है, उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं, क्षेत्र को बोलते हैं उस वेव का फेज, यानी लहर का फेज, यानी उसका एरिया। जहां पर जाकर सारी वेव, सारी लहरें एक साथ टूटकर गिर जाती हैं। अब लहर क्यों टूटती है? क्योंकि नीचे से सरफेस आता रहता है। आगे तो महासागर गहरा है, लेकिन जो कोस्टल एरिया होता है, समुद्र तटीय क्षेत्र होता है, वहां पर नीचे से जो लैंड सरफेस है वो ऊपर आ रही है और पानी की गहराई घट रही है। इसकी वजह से क्या होता है, वेव को चलने में दिक्कत होती है और नीचे से फ्रिक्शन होने से, घर्षण होने से वेव नीचे रुकती है और ऊपर वाला भाग टूटकर आगे की तरफ गिर जाता है। जिस लाइन के साथ सारी वेव एक साथ टूटकर गिरती हैं उसको बोलते हैं प्लंज लाइन, यानी प्रतोड़न रेखा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे यहां पर। आइए इसके अगले भाग में चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज वीडियो में दो तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करूंगा, तो दूसरा तरीका यही होगा जिसमें मैं आपको बहुत सारे स्लाइड्स दिखाने वाला हूं। जैसे ये एक दैत्याकार तरंग है, इसके बारे में बताता हूं मैं अभी। साथ ही साथ हम महासागरीय धाराओं की भी चर्चा करेंगे कि जो ओशियनिक करंट्स होते हैं वो किस तरीके से चलते हैं। ठीक है, और ब्लैंक पेज को भी हम यूज करेंगे ताकि उस पर भी कुछ राइट कर सकें। ठीक है, और जब बहुत सारी लहरें एक साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं, एक के बाद एक, एक के ऊपर एक, और जब वो तट के पास पहुंचती हैं तो तट से टकराने के बाद, यानी कोस्टल एरिया में हिट करने के बाद, उनकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उनकी ऊंचाई हो सकती है 5 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर ऊंची। ऐसी ऊंची लहर जब तट पर गिरती है तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। वो जहाजों को पलट सकती है और कोस्टल एरिया में जो बने हुए पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह, उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी ऊंची खतरनाक वेव को बोलते हैं या तो मॉन्स्टर्स वेव या रोग वेव। ठीक है, तो इस वर्ड को भी याद रखना, यानी मैनी वेव्स कम टुगेदर एंड हिट द कोस्टल एरिया, यानी कई लहरें जब एक साथ आकर मिलकर एक साथ तट से टकराती हैं तो उसको हम कहते हैं दैत्याकार या रोग लहर। ठीक है, इसके अलावा जब पानी तट से टकराता है और कुछ पानी तट के समानांतर बहने लग जाता है, यानी बिल्कुल पैरेलल टू द कोस्ट, ये तब होता है जब विंड, पवन आकर टेढ़ी या वेव आकर एक 90 डिग्री कोण से, यानी 90 डिग्री एंगल से कम एंगल पे जब कोई वेव टकराती है कोस्ट से, तो फिर उसके सामने वाले हिस्से में इस तरीके से टकराएगी तो इस तरफ, और इधर से आएगी तो इस तरफ। तट के साथ साथ पानी बहने लग जाता है, वो पानी वहां से मिट्टी को भी हटाता है। तो ऐसे समानांतर बहने वाले पानी को हम बोलते हैं लिटोरल करंट, यानी वेलांचली धारा। तो इस शब्द को भी याद रखना कि लिटोरल करंट क्या है, वेलांचली धारा क्या है। कुछ पानी समुद्र तट से टकराने के बाद
बिल्कुल समुद्र के अंदर ही नीचे से वापस महासागर की तरफ जाता है। तो जब वो नीचे से महासागर की तरफ पानी जाता है, उसको बोलते हैं अंडर टो या बैक वॉश। इसको हिंदी में कहते हैं अधः प्रवाह। अधः प्रवाह। तो ये कुछ शब्द हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो हमें इन सब शब्दों के बारे में ध्यान रखना है। लिटोरल करंट क्या है, अंडर टो या बैक वॉश किसे कहते हैं, या फिर मॉन्स्टरस या रॉक वेव क्या होती है। ठीक है, तो सब चीजों पे हम एक एक करके गौर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। प्रतोड़न रेखा के पास जब जल की लहरें लगातार जाकर टूटकर गिरती हैं, बिखरती हैं और समाप्त हो जाती हैं, पानी एकदम फ्लैट हो जाता है, उस जगह जहां पर लहर जाकर टकराकर टूटकर गिरती है, उसकी अंतिम लाइन को तो हम कहते हैं प्रतोड़न रेखा। लेकिन जो पानी फैला हुआ है उसको हम बोलते हैं सर्फ, ब्रेकर या स्वाश। तो ऐसे शब्द कभी आ जाएं किसी एग्जाम में कि सर्फ, ब्रेकर या स्वाश क्या होता है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लहर जब समुद्र तट किनारे की तरफ आगे बढ़ती है, तो जमीन से टकराने के बाद नीचे लैंड सरफेस पर जब वो टूट कर गिर जाती है और उसका पानी प्लेन हो जाता है, समतल हो जाता है, वापस फ्लैट हो जाता है, तो उस टूटकर नीचे गिरने को हम कहते हैं सर्फ, ब्रेकर या स्वाश। इसको कुछ इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। यहां देखिए जरा, जैसे हम यहां देख सकते हैं कि लहरें आगे बढ़ रही हैं। अब ये टूटकर इसलिए गिर रही है, आप देखिए ऐसा पानी जो यहां पर बिल्कुल बिखर रहा है, ये यहां पर पानी बिखर रहा है, ऐसा आप उस तरफ नहीं देखेंगे। जब आप आगे महासागर की तरफ देखेंगे तो ऐसा बिखरा हुआ पानी आप वहां नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे ही समुद्र तट की तरफ आते हैं तो इनकी हाइट भी जो है वो टूटती है, और टूटकर जब पानी बिखरता है और आगे की तरफ फैल जाता है, तो इसी चीज को मैंने कहा अभी कि सर्फ, ब्रेकर या स्वाश इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से हम फोटोज की हेल्प लेंगे और ऐसे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं वेव्स जो थी उससे आगे। वेव्स के बारे में मैंने बताया कि वेव्स के अंदर वाटर फ्लो नहीं होता, जल का प्रवाह नहीं होता। लेकिन एक दूसरी चीज है जिसमें जल का प्रवाह होता है, और उसे हम कहते हैं करंट, यानी धाराएं। अब धाराएं क्या हैं? देखो, धाराओं को अगर आप सीधा सीधा समझो तो ये समझो कि महासागर में पानी बहने लगता है। पानी का बहना, जैसे नदियां हमारे धरातल पर बहती हैं, वैसे ही महासागरों में भी पानी बहता है। रिवर लाइक वाटर फ्लो इन द ओशंस मीन्स दोज आर करंट्स। अब क्यों आखिर पानी बहेगा? पानी के बहने के कई सारे कारण हैं। एक तो हमारी अर्थ लगातार रोटेट कर रही है, यानी हमारी पृथ्वी लगातार घूर्णन कर रही है। देखिए, आप भी अगर एक पतीले में पानी डालें और उस पतीले को गोल गोल घुमाना शुरू कर दें तो उसके अंदर का पानी या तो पीछे की तरफ छूट जाएगा, उसके साथ साथ बहना शुरू कर देगा। दोनों ही बातें हैं। विषुवत रेखा के पास हमारी अर्थ तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, लेकिन विषुवत रेखा के दोनों तरफ ईस्ट टू वेस्ट धाराएं बहती हैं, जिनको हम उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं, यानी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, पानी जो बहता है उसको। लेकिन कुछ पानी इक्वेटर के साथ साथ वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व भी बहता है, जिसको हम काउंटर इक्वेटोरियल करंट यानी प्रति विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। जरा यहां देखिए, अगर आप यहां देखते हैं तो आपको साफ साफ पता चलता है कि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व। मैं जरा इसका कलर चेंज कर लूं, पश्चिम से पूर्व घूमती है कुछ इस तरीके से। इसकी वजह से क्या होता है, इक्वेटर के दोनों तरफ विषुवत रेखा, जैसे यहां पर है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के दोनों तरफ ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा विपरीत दिशा में बह रही है पृथ्वी से, और ये पानी साउथ इक्वेटोरियल करंट ये भी विषुवत रेखा के दक्षिण में ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रहा है। लेकिन कुछ पानी है जो दोनों इस ए और बी जो
करंट है इनके बीच में, यहां देखिए बीच में काउंटर इक्वेटोरियल करंट या इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये धारा बहती है वेस्ट टू ईस्ट। इन दोनों धाराओं के बहने के कारण है पृथ्वी का घूर्णन। सबसे पहले अगर देखें तो पृथ्वी का घूर्णन ही इसका कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां धाराओं के बहने का दूसरा कारण देखें कि व्हाई द करंट्स स्टार्ट, तो यहां पर होगा तापमान में भिन्नता यानी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। अब तापमान में भिन्नता क्या करती है, जब पानी गर्म होता है तो वो एक्सपेंड होता है, फैलता है, लेकिन जब पानी ठंडा होता है तो वो कंप्रेस्ड होता है, सिकुड़ता है। अब इससे क्या होगा, पानी फैलेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, घनत्व कम होगा, और घनत्व कम होने से पानी का लेवल बढ़ जाएगा। यानी जहां पर वाटर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पानी फैलेगा, उसका लेवल अप हो जाएगा, लेकिन जहां पानी ठंडा होगा वहां वो कंप्रेस्ड होगा और उसका पानी का लेवल नीचे हो जाएगा। इसकी वजह से इस फैले हुए पानी, गर्म पानी से ठंडे पानी, जहां सिकुड़ा हुआ पानी है उस तरफ पानी बहना शुरू कर देता है। हम जानते हैं ढलान की तरफ पानी बहता है। दूसरा, डिफरेंस इन दी सैलिनिटी, ये सब महासागरीय कारण हैं, ये तीनों के तीनों, और ये वायुमंडलीय हैं और ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से लहरें चलती हैं। तो दूसरा हम देख रहे हैं जब लवणता में भिन्नता आती है। देखो जो सैलिनिटी होती है वो महासागरों का गुण होता है, और वो क्यों होता है वो अलग टॉपिक में बात करेंगे कि यहां से जमीन से नदियां लगातार उस नमक को ले जाकर पानी में मिला रही हैं। जब लवणता जिस जगह पर बढ़ती है वहां के पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है। और जहां लवणता कम होती है, अब लवणता कम कहां होगी, जहां या तो बारिश ज्यादा हो जाए, या बारिश की बात छोड़ो, नदियों का बहुत सारा पानी एक साथ जाकर जहां महासागर में मिलता है वहां के पानी की लवणता ऑब्वियसली कम होगी, वहां की सैलिनिटी कम होगी। तो जब सैलिनिटी कम होती है तो पानी का डेंसिटी कम होता है, और डेंसिटी कम होगी, घनत्व तो पानी फैला हुआ रहेगा तो लेवल ऊंचा रहेगा। और जहां लवणता ज्यादा है वहां का पानी घना रहेगा, सघन रहेगा, ज्यादा घनत्व ज्यादा डेंसिटी वाला, यानी उसका लेवल कम। तो पानी किस तरफ बहेगा, कम लवणता से ज्यादा लवणता वाले क्षेत्र की तरफ, यानी लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी वाले एरिया में पानी बहना शुरू कर देता है। अगला कारण है घनत्व में विभिन्नता। जी हां, पानी का जो घनत्व होता है वो भी पानी को बहने पर मजबूर करता है। इन दोनों बातों में मैंने इस घनत्व का जिक्र किया था। तो इस तरीके से जो पानी का जिस जगह घनत्व ज्यादा होता है वो उस तरफ लेवल नीचा होता है, और घनत्व जहां कम होता है वहां पर पानी ऊंचा होता है। अब होता क्या है, कई बार धाराएं ध्रुवों से यानी पोल से इक्वेटर की तरफ भी बहती हैं। आखिर वहां तो टेम्परेचर कम है, तो वहां से क्यों बहेगी, क्योंकि वहां बर्फ है, बहुत सारी स्नो जमी हुई है, एंटार्क्टिका में, ग्रीनलैंड में, अलास्का में, कनाडा में, साइबेरिया में। यहां सबकी बर्फ जब पिघलती है तो वो महासागरों में मिलती है, और महासागरों में जब वो पानी मिलता है तो उस पानी का घनत्व कम हो जाता है। समझ रहे हैं आप बात, फ्रेश वाटर मिलता है तो उसकी डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी जैसे ही कम होती है तो उसका लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ भी पानी बहता है। ठीक है, अगला कारण देखते हैं, वायुदाब और पवने। देखिए एयर प्रेशर, जहां पर एयर प्रेशर ज्यादा होगा, वायुदाब ज्यादा होगा, वहां का पानी का लेवल नीचे हो जाएगा, और जहां पर एयर प्रेशर कम होगा वहां पानी अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करेगा। तो कम वायुदाब वाले क्षेत्र से ज्यादा वायुदाब वाले क्षेत्र की तरफ, पवन की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं पानी बहता है, क्योंकि वहां वायुदाब कम है तो पानी ऊंचा हो गया, और यहां वायुदाब ज्यादा है तो पानी का लेवल नीचे हो गया, तो उस तरफ से इस तरफ पानी बहेगा। अगला कारण है पवन। जी हां, जो सनातनी पवनें होती हैं, जो परमानेंट विंड्स होती हैं, जिनके बारे में मैंने कई टॉपिक्स के अंदर आपको पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो मैं इसी चैनल के ऊपर आपको पढ़ाऊंगा। और इस चैनल से याद आया, मैं आपको एक बात कहना भूल गया, इस चैनल को जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, जो घंटी है दी हुई, आप जहां वीडियो देख रहे हैं वहां नीचे, उस बेल को दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो, क्योंकि अब मैं लगातार वीडियोस आपके लिए यहां डालूंगा, तो जैसे ही अगला वीडियो मैं यहां पे लाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हवा जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे पानी के ऊपर वाले जो लेयर होती है उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है। सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी, यहां पर आप देख सकते हैं जो जल की लहरें हैं वो आप देख पा रहे हैं, ये लहरें तो शुरू होने का कारण ही पवन होती है।
तो पवन कई बार पानी को धकेल कर आगे की तरफ भी ले जाती है। ठीक है, तो पवन चलती है तो धाराएं भी, पानी भी बहना शुरू कर देता है। वाष्पीकरण और वर्षा, जरा इस चीज को देखिए, जहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा वहां इवेपराइजेशन ज्यादा होगा, भाप ज्यादा बनेगी, और भाप ज्यादा बनेगी तो क्या होगा, सैलिनिटी बच जाएगी, यानी पानी का घनत्व तो बढ़ जाएगा और पानी का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि वहां से पानी कम हो गया, भाप बन के उड़ गया। तो अब क्या होगा, जहां पर कम भाप बनी है यानी कम टेम्परेचर है, वहां से अब पानी इस तरफ बहेगा। अगली चीज है वर्षा। जिस जगह पर वर्षा ज्यादा होती है वहां पर पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा, साथ ही साथ वहां की सैलिनिटी भी कम हो जाएगी, लवणता भी कम हो जाएगी, वहां का घनत्व भी कम हो जाएगा, तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो वर्षा ज्यादा होती है तो वहां से लहरें चलना, धाराएं बहना शुरू कर देती हैं, और जहां वाष्पीकरण ज्यादा होता है वहां पानी का लेवल कम हो जाता है, तो उस तरफ लहरें या धाराएं बहकर आती हैं। लहरें नहीं, धाराएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं। जब कभी पानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बहकर जाएगा तो वो जहां जहां पहुंचेगा वहां पर जो पहले से पानी है उससे ज्यादा गर्म होगा। तो whenever the water flow from the equator to poles, from the equator to the poles, that water flow will be called a warm current। तो जब कभी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ पानी जाएगा तो उसको हम गर्म धारा कहेंगे, और ध्रुवों की तरफ से जो पानी बहकर आएगा विषुवत रेखा की तरफ उसको हम कहेंगे कोल्ड करंट। ठीक है, तो करंट्स यानी जो धाराएं हैं वो दो प्रकार की हैं, गर्म धारा और ठंडी धारा। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के उत्तर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये धाराएं आपको गोल गोल घूमती हुई नजर आएंगी और दक्षिण में भी गोल गोल घूमती हुई नजर आएंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज चलती हुई नजर आएंगी, दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में यह आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घड़ी से विपरीत दिशा में घूमती हुई नजर आएंगी। ऐसा होने का कारण है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस ने कहा था कि चाहे पानी पर पानी चले या फिर वायु पर वायु, यानी जब पवन चलती है या वाटर फ्लो करता है, वाटर के ऊपर वाटर या एयर के ऊपर एयर, तो वो सीधा नहीं चल पाता, बल्कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज घूम जाता है राइट साइड में, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज यानी बाईं तरफ मुड़ जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, इट इज बिकॉज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो इस तरीके से हम इन महासागरीय धाराओं के इन फैक्ट्स को भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा यहां देखिए, आप यहां देख सकते हैं इक्वेटर से चलने वाला पानी आगे चलकर राइट साइड में घूमकर इधर बहना शुरू कर देता है, और फिर ये आगे बढ़कर वापस इक्वेटर की तरफ आना शुरू कर देता है। और यहां देखेंगे आप, ये क्लॉकवाइज मोशन हो गया घड़ी की सुई की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में। यहां देखेंगे विषुवत रेखा के पास, इक्वेटर के पास पानी इस तरीके से बहता हुआ बाईं तरफ मुड़ गया लेफ्ट साइड में, फिर आगे और बाईं तरफ लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड में, और ऐसे चलते चलते यह पानी वापस यहां पहुंच गया। यानी दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे कि जो वाटर का फ्लो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, घड़ी से विपरीत दिशा में, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ऐसा कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है, कोरियोलिस बल के कारण ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं वहां पर पहली चीज तो फॉग बहुत ज्यादा होता है, कोहरा बहुत ज्यादा बनता है, और जब कोहरा बहुत ज्यादा बनता है, फॉग, तो महासागरों में जो नेविगेशन होता है, जहाजें चलती हैं, उन जहाजों के चलने में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि विजिबिलिटी खराब हो जाती है, दृश्यता कमजोर हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ जहां पर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट करती है, मर्ज करती हैं, वहां पर एक ओशनिक, जिसे कह सकते हैं वेजिटेशन होती है, महासागरीय एक वनस्पति होती है जिसे हम कहते हैं प्लैंकटन। तो प्लैंकटन खूब मात्रा में पैदा होता है, और सच मानो तो प्लैंकटन मछलियों का खाना होता है, फूड ऑफ फिशेस। तो जहां प्लैंकटन ज्यादा होगा वहां फिशेस भी ज्यादा होंगी। तो जहां पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, आपस में मर्ज होती हैं, मीट करती हैं, वो जो एरिया होता है वो बहुत ही मेजर फिशिंग जोन के रूप में
डेवलप होता है, यानी एक बड़ा मछली केंद्र बन जाता है। जैसे अगर हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखें, उत्तरी अटलांटिक महासागर में कनाडा के जो पूर्वी तट है वहां पर, तो वहां पर एक तो खाड़ी की धारा जिसे हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्वी तट के पास से बहती है और कनाडा के पास जाकर लेब्राडोर करंट से, यानी जो लेब्राडोर की ठंडी धारा है लेब्राडोर सागर से आती है, उन वो दोनों आपस में मिलती हैं और वहां पर ग्रैंड बैंक, एक बहुत बड़ा मछली केंद्र है, वो वहां पर डेवलप हुआ है, ये कनाडा का है। तो ये इस बात का सबूत है कि ठंडी और गर्म धाराएं मिलने पर प्लैंकटन पैदा होता है और वो मछलियों के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो के अगले पड़ाव में हम देखेंगे कि जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो अक्सर जो पूर्वी तट होता है किसी भी कॉन्टिनेंट का, जो ईस्टर्न कोस्ट होता है वहां पर आपको गर्म धारा मिलेगी, और जो वेस्टर्न कोस्ट होता है पश्चिमी तट वहां पर आपको ठंडी धारा देखने को मिलती है। ज्यादातर ऐसा ही होता है। आप यहां देखेंगे ये पश्चिमी तट है और आप यहां पर देखेंगे एक ठंडी धारा है, और ये एक पूर्वी तट है और आप यहां देखेंगे एक गर्म धारा है। यहां पर भी देखेंगे ये वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट है और एक ठंडी धारा है, और ये एक पूर्वी तट है ईस्टर्न कोस्ट और एक गर्म धारा है। यहां पर भी आप देखेंगे ये एक वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट है और आपको यहां एक ठंडी धारा देखने को मिलेगी, और ये है पूर्वी तट और आप यहां देखेंगे एक गर्म धारा देखने को मिलती है। यही कारण है कि कई बार इन दोनों बातों को जोड़ दिया जाता है कि जहां ठंडी धारा बहती है, देखिए यहां एक ठंडी धारा है कोल्ड करंट, यहां पर एक ठंडी धारा है कोल्ड करंट, यहां पर एक कोल्ड करंट है ठंडी धारा पश्चिमी तट के साथ, और यहां पर भी एक ठंडी धारा है। आपको इन सभी कोस्ट के पास यहां पर डेजर्ट मिलेंगे। यहां सहारा मरुस्थल है, यहां नामीब डेजर्ट है नामीबिया के अंदर, यहां चिली में अटाकामा डेजर्ट है, चिली के अंदर अटाकामा डेजर्ट, और यहां पर जिसे कहते हैं कैलिफोर्निया वाले एरिया में भी बहुत सारे डेजर्ट हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पश्चिमी तटों के पास जो मरुस्थल हैं उनका एक कारण यह भी है क्योंकि पश्चिमी तटों के ऊपर आपको ठंडी धाराएं बहती हुई देखने को मिलती हैं। धाराओं के नाम याद रखना बड़ा आसान है, बस दो तीन हैं जिनके नाम अलग हैं, जरा वो पहले देख लेते हैं। यहां जापान है उत्तरी प्रशांत महासागर में, यहां पर एक ओयोसीओ है ठंडी धारा जो उत्तर की तरफ से आती है, और विषुवत रेखा की तरफ से जो जाती है उसको बोलते हैं क्यूरोसियो। दो तो इन धाराओं को याद रखना है, क्यूरोसियो और ओयोसीओ। इसके अलावा एक धारा यहां पर बहती है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास बहती है और इसको बोलते हैं बेंगुला करंट। इस नाम को बस एक अलग से याद रखो, बेंगुला की धारा, दक्षिण अफ्रीका के पास जो ठंडी धारा है वो। और पेरू वाली धारा को हम एक और नाम से जानते हैं, हम्बोल्ट करंट। पेरू यहां पर है तो इसको हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। बाकी पेरू के पास पेरू की धारा है, कैलिफोर्निया के पास कैलिफोर्निया करंट है, अलास्का के पास अलास्का करंट है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में ये एक लुइविन करंट है, वो लुइविन करंट का नाम और याद रख लेना। इसके अलावा आप जहां भी देखेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट यानी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, यहां आप देखेंगे उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, ब्राजील की पूर्वी धारा क्योंकि यहां ब्राजील है, इसको फॉकलैंड करंट बोलते हैं क्योंकि यहां फॉकलैंड आइलैंड है चिली और अर्जेंटीना के दक्षिण में, तो इसको फॉकलैंड करंट बोल दिया। इसके अलावा आप यहां देखेंगे अगुलहस करंट, ठीक है, अगुलहस, यहां पर इसको अगुलहस करंट बोलते हैं, और यहां सोमाली करंट बोलते हैं क्योंकि यहां सोमालिया है। ये उत्तरी और दक्षिणी विषुवतरेखीय धाराएं, कुछ खास नहीं है और कुछ खास नहीं है। यहां देखिए गल्फ स्ट्रीम, आप क्योंकि यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसको नॉर्थ अटलांटिक करंट बोल देते हैं क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। यहां नॉर्वे है तो इसको नॉर्वेजियन करंट बोल दिया। इसको ग्रीनलैंड करंट बोलते हैं क्योंकि ग्रीनलैंड के साथ साथ चल रही है। इसको लेब्राडोर की धारा बोलते हैं क्योंकि लेब्राडोर सागर में से आ रही है। तो आप देखिए धाराओं के नाम वही हैं जहां पर वो बहती है। जैसे यहां पर कैनारी करंट है, यहां पर देखिए ये जो सहारा मरुस्थल है इसके पास में यहां बहती है कैनारी करंट क्योंकि यहां कैनारी आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, इसलिए उसको कैनारी करंट बोल दिया। तो धाराओं के नाम वही हैं जहां पर धारा बहती है, तो कोई खास यहां पर दिक्कत वाली बात नहीं है इनके नाम याद रखने में, बस दो तीन को छोड़कर।
दोस्तों वीडियो के अंत में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एल नीनो और ला नीनो के बारे में। देखिए आप यहां देख पा रहे हैं, यहां पर एक कंट्री है पेरू। इस पेरू के पास जो ठंडा ठंडा पानी बहता है उसको बोलते हैं पेरुवियन करंट। लेकिन कई बार क्या होता है, 5-7 वर्षों में ये जो दक्षिण विषुवतरेखीय धारा है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है, उत्तर विषुवतरेखीय धारा जो है प्रशांत महासागर की बात चल रही है पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसकी वजह से यहां ऑस्ट्रेलिया के पास पश्चिमी साइड में इस तरफ, पश्चिमी प्रशांत महासागर की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया को तो पूर्वी साइड हो सकता है, यहां पानी का तल बहुत ऊंचा हो जाता है, वाटर लेवल बहुत ऊंचा हो जाता है 2-4-5 वर्षों में, 6 वर्षों में एक बार। तो ये पानी अचानक से पश्चिम से पूर्व की तरफ बहना शुरू कर देता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसे ही कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट या इक्वेटोरियल काउंटर करंट, यानी प्रति विषुवतरेखीय धारा। अब ये गर्म पानी की धारा है क्योंकि विषुवत रेखा के पास बह रही है। ये धारा कई बार यहां पर जो दक्षिण अमेरिका है उसके साथ साथ पेरू की जो धारा है ठंडी, उसको रिप्लेस कर देती है और इसको रिप्लेस करके यहां के पानी को कर देती है गर्म। जैसा कि हमेशा यहां ठंडा पानी बहता है लेकिन यहां गर्म हो जाता है। इसकी वजह से यहां पेरू वगैरह में, चिली में खूब सारी वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है। लेकिन इसी की वजह से यहां दक्षिण पूर्व एशिया में और भारत में, अगर यहां दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें और भारत की बात करें, तो यहां का मॉनसून कमजोर हो जाता है और इसी की वजह से हमारे यहां सूखा पड़ सकता है और इसको हम कहते हैं एल नीनो की घटना। ठीक है, इसको एल नीनो सदर्न ओसिलेशन भी बोलते हैं, NESO ऐसा शब्द भी आप सुनेंगे, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। तो एल नीनो क्या है? एल नीनो है एक प्रशांत महासागर की, यानी पैसिफिक ओशन की, याद रखिए, प्रशांत महासागर की एक प्रति विषुवत रेखीय धारा है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, जो दक्षिण अमेरिका के यानी साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के पास, पश्चिमी तट के पास आगे बढ़कर साउथ पैसिफिक ओशन में पेरू वाली ठंडी धारा को रिप्लेस कर देती है, पेरू वाली कोल्ड करंट को प्रतिस्थापित कर देती है और वहां तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो व्यापारिक पवन है, आप देख रहे हैं यहां कुछ पवन चलती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये व्यापारिक पवन जो चलती है ये कमजोर पड़ जाती हैं और जैसे ही ये व्यापारिक पवन कमजोर पड़ती हैं तो भारत में आने वाला जो मॉनसून है वो मॉनसून कमजोर पड़ जाता है और इस साउथ ईस्ट एशिया में, यानी दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के आसपास का जो इलाका है, यहां पर वर्षा बहुत कम हो पाती है और ड्रॉट पड़ते हैं, इसको एल नीनो कहते हैं। एक होता है ला नीना। ला नीना का मतलब होता है जब ये सारा का सारा प्रोसेस बहुत ही शानदार चल रहा हो, मतलब काउंटर इक्वेटोरियल करंट कुछ खास ना हो, यहां पेरू के आसपास ठंडक अच्छी हो, ये धारा खूब ठंडी हो, व्यापारिक पवन बहुत जबरदस्त चल रही हो और भारत में और दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर वर्षा बहुत ही जबरदस्त हो, तो इसे कहते हैं ला नीना। ठीक है, एल नीनो का मतलब वैसे होता है ईशु का बच्चा और ला नीना का मतलब होता है ईशु की बच्ची। ठीक है, वो शब्द अलग है लेकिन यहां हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी भी इनका मतलब यही होता है। चलिए थोड़ा सा सुनामी के बारे में भी जान लेते हैं। सुनामी महासागरों में जब उत्पन्न होती है तो वो एक बहुत ही खतरनाक धारा होती है, वेव होती है, लहर होती है, जिसका कारण होता है भूकंप। यानी जब जब महासागरों के नीचे भूकंप पैदा होता है, जिसे हम भूकंप का मूल या भूकंप का केंद्र कहते हैं, यानी फोकस ऑफ अर्थक्वेक, उसकी वजह से महासागरों में पानी की लहरें बनना शुरू हो जाती हैं और पहले वो समुद्र तट के पास पीछे की तरफ हटता है पानी और फिर एक ऊंची सी लहर आके गिरती है, उसको हम कहते हैं सुनामी। जितना गहरा पानी होगा सुनामी का असर वहां पर उतना ही कम होगा, ये चीज याद रखिए। और कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ते बढ़ते, यानी जैसे जैसे आप समुद्र तट की तरफ आएंगे तो वहां पर सुनामी का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा और इसका कारण वही है, जमीन नीचे की तरफ से आ रही है और लहर टकराकर उसकी स्क्वीज होती है, सिकुड़ती है और उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और लहर आगे की तरफ गिरती है। तो कोई जहाज गहरे पानी पर है तो वो सुरक्षित है और अगर वो आ गया समुद्र तटीय क्षेत्र में, यहां पर है और सुनामी आ रही है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका मतलब होता है सुनामी का कि महासागरों में एक तेज, ऊंची, यानी रैपिड एंड वेरी हाई वाटर वेव। ठीक है, तो जब बहुत ऊंची और तेजी से कोई लहर आकर गिरती है तो उसको जापान के लोग कहते हैं सुनामी। वहां अर्थक्वेक बहुत सारे आते हैं तो सुनामी भी बहुत बार आती है, तो ये सुनामी शब्द वहीं से बना है। ठीक है,
अब देखो दोस्तों, अंत में बचता है जो लास्ट टॉपिक बचता है, यहां आप देख सकते हैं ज्वार भाटा। तो ये जो ज्वार भाटा है ये एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा और लेंथी टॉपिक है। मैं नहीं चाहता ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए और आपको बोर करे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही शानदार जिसे कहते हैं ग्राफिक्स के साथ, और वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जरूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चले और सबको फायदा मिले, क्योंकि आप भी तो किसी को चाहते होंगे। थैंक यू वेरी मच।